तो हमने अभी तक यहाँ यहाँ तक देखा है कि जो है दोनों कंट्री के पास पावर है, दोनों कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर, अब इस कंट्री के अंदर इतनी पावर है कि ये जो है इसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। इस कंट्री के पास, इसके पास, ये यूएसए के, अमेरिका के पास इतनी पावर है कि ये एक न्यूक्लियर अटैक इस पर कर सकती है। मतलब होगा क्या कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन दोनों तरफ से होगा। और जो नुकसान है वो आम जनता को, जो नुकसान है वो आपकी जो कंट्री है, आपकी जो लैंड रिसोर्सेज है, उन सभी को होगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अब जो है ये दोनों डायरेक्ट जो कंट्रीज़ है वो आपस में लड़ने से बचती है। तो यूएसएसआर और यूएसए, ठीक है। तो ये दोनों कंट्रीज क्या करती है, डायरेक्ट वॉर में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती, डायरेक्ट एक दूसरे के साथ। मतलब जैसे एक यूएसए इधर आ गया और ये आ गया, ये आ गया आपके रसिया, यूएसएसआर, ठीक है। तो यूएसएसआर का जो पहले नाम था वो रशिया था, आपको सॉरी, जो रशिया है उसका पहले नाम, आज का जो प्रेसिडेंट रशिया है, ठीक है, उसका नाम जो है पहले क्या था, यूएसएसआर। अब यूएसएसआर की अगर फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसे कहा जाता है। अब हम बात कर रहे थे लॉजिक ऑफ डिटरेंस। तो लॉजिक ऑफ डिटरेंस में सो मच डिस्ट्रक्शन हो सकता है यदि दोनों जो कंट्रीज है, यूएसएसआर और यूएसए, दोनों अगर डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होती है। लेकिन यदि हम बात करें कि क्या ये दोनों कंट्रीज हुई थी डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व, तो इसका जवाब है गलत। इसका जवाब है नहीं थी, क्योंकि इन्होंने कभी जो है डायरेक्ट वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए थे। इसीलिए इसको जो है कोल्ड वॉर कहा जाता है, ठीक है। कोल्ड वॉर इसे कहा जाता है, और ये जो है कभी भी हॉट वॉर के अंदर आपका कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए हम इसको कोल्ड वॉर कहते हैं। अब जो है मेन मुद्दा जो है वो ये था कि दोनों जो है अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ को, जो आइडियोलॉजी मैंने क्या बताई थी, यूएसए की कैपिटलिस्ट और यूएसएसआर की कम्युनिस्ट। तो ये दोनों की आइडियोलॉजी थी। अब ये दोनों जो है अपने अपने आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने के अंदर लगे हुए थे, ठीक है। यूएसए सोचा था कि जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको, ठीक है, उसको लगातार जो है, जो स्टेट्स है जो जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं वो यूएसए की तरफ आ गए, और कुछ जो यूएसएसआर की तरफ जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को करते हैं वो आपके जो यूएसएसआर है, तो वो यूएसएसआर की तरफ आ गए। अब होता क्या है कि बेसिकली जो वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है, वो दो पावर ब्लॉक के अंदर बट जाती है, ठीक है। अब जो है मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो बुक है अपनी, एक मिनट में बुक की तरफ चलता हूँ, फिर वहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। तो भैया हमने अभी तक जो है क्या पढ़ लिया यहाँ पर, व्हाट इज़ कोल्ड वॉर एरा, इसको पढ़ लिया हमने पूरा, ठीक है। तो व्हाट इज़ कोल्ड वॉर एरा को हमने अभी तक पढ़ के जो है ख़त्म किया, ठीक है। हमने ये भी देखा इसमें जो है आपके जो यूएसए जो सॉरी वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, उसके बाद उसमें जो आपकी 1945 के अंदर जापान के ऊपर बम गिराए गए थे। अब यदि मैं बात करूँ तो कोल्ड वॉर एरा, ठीक है, आउटकम इमरजेंस ऑफ यूएसएसआर एंड सुपर पावर्स, यूएस एंड यूएसएसआर, इसकी भी हमने बात कर ली। अब लॉजिक ऑफ डिफरेंस की जो थ्योरी है वो यहाँ पर है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं आपकी बुक के अंदर। तो हमने बेसिकली जो मेन चीज़ें हैं उनको हमने बात करके ख़त्म की। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका, जो टॉपिक नंबर 2 में रखना चाहूँगा, ठीक है। टॉपिक नंबर 1 तो ये हो गया। सबसे पहले हमने व्हाट इज़ कोल्ड वॉर एरा को उठाया। इसके बाद जो टॉपिक नंबर 2 है वो हम देखेंगे इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक, ठीक है। तो हम इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप अपनी बुक साथ में रखना, और मैं जो है आपको वाइट बोर्ड की तरफ वहाँ पर अच्छे से समझाते हैं इसके, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि अब जो है यूएसए और यूएसएसआर दोनों अपनी आइडियोलॉजी है उसको बढ़ाने में लगे हुए थे। अब यहाँ पर जो है कंट्रीज इसके अंदर यूएसए के जो फेवर में थी, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को अच्छा मानती थी, वो कंट्री जो है वो कौन कौन सी थी। अब सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, इसको कहा क्या गया बेसिकली, ठीक है। तो यूएसए के जो फेवर में जो कंट्रीज़ थी वो थी आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ थी। तो इसको जो है, इसको क्या कहा गया, इसको हमने कहा वेस्टर्न अलायंस,
ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया वेस्टर्न अलायंस, जो कि आपका यूएसए की तरफ था, और जो यूएसएसआर की तरफ था उसको हमने ईस्टर्न अलायंस नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ तक हमने किया। अब फिर मैं अगर बात करूँ यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, यहाँ तक यूएसए और यूएसएसआर है। अब यूएसए के अंदर जो कौन कौन सी कंट्रीज थी, मैं 2-4 के नाम लेके आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपकी बुक के अंदर जो पेज नंबर 5 है वहाँ पे एक मैप बन रखा है, उसके अंदर सारी कंट्रीज़ का वहाँ पे दे रखा है। तो बेसिकली सबसे पहले यूएसए के अंदर मैं बात करूँ, नाटो, NATO, नाटो नाम का एक ग्रुप बनता है। नाटो मतलब एक जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रीटी होती है, उसके अंदर जो है 12 कंट्रीज होती हैं, 12 स्टेट जो है, 12 स्टेट्स जो है इसको मिलकर बनाते हैं नाटो को। यूएसए की तरफ है, ये ध्यान रखना। उस जो 12 कंट्रीज है उनके नाम मैं बता दूं आपको, तो जो यूएसए की तरफ है, ठीक है, वो है जैसे कि आपका इसमें स्पेन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, स्पेन, स्पेन, ठीक है, और पोर्तुगल, ठीक है, पोर्तुगल हो गया। उसी प्रकार आपका जो है फ्रांस हो गया। उसी प्रकार आपका जो है वेस्ट जर्मनी हो गया, ठीक है, वेस्ट जर्मनी हो गया। और फिर और इसके अंदर ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया। और आपका इटली इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इटली जो है अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर तो वो किसकी तरफ से लड़ा था, एक्सिस पावर के अंदर, ठीक है। तो एक्सिस पावर में जापान ये थे, तो इनको जो है इनकी जो मतलब हार हुई थी, तो ये सरेंडर किसके अंडर हो गए थे, यूएसए के। तो यहाँ पर जो है ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, पोर्तुगल, स्पेन, वेस्ट जर्मनी, तो बेसिकली वो, और ब्रिटेन, तो ठीक है। तो ये सब जो है, जो टर्की है इसके अंदर वो भी आ जाता है, टर्की। तो अब जो है यूएसए, यहाँ पर जो है एक येलो बॉक्स दे रखा है, मैं आपको बुक की तरफ ले चलता हूँ एक बार, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें स्पेन, मैड्रिड, पोर्तुगाल, फ्रांस, ठीक है। तो ये जो है मैप आपको यहाँ पर दे रखा है, तो इसके अंदर सारी कंट्रीज यहाँ पर दे रखी है। अब जो है यूएसएसआर की तरफ जो कंट्रीज थी, जो यूएसएसआर की तरफ जो कंट्रीज थी, वो आपकी मॉस्को, यूएसएसआर, इसमें जो है वार्सो, पोलैंड की जो कैपिटल है, यहाँ पे बेसिकली कैपिटल बता रखी है। ईस्ट जर्मनी, ये जर्मनी जो है बेसिकली ये डिवाइड हो चुका था, ये डिवाइड हो चुका था इन दोनों के बीच में। आधा ईस्ट जो जर्मनी जो ईस्ट की तरफ था वो यूएसएसआर की तरफ चला गया, और जो वेस्ट जर्मनी वो अमेरिका की तरफ, यूएसए की तरफ। अब तो और जो बाकी कंट्रीज है, जैसे रोमेनिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, हंगरी हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, ये सारे जो है ये आपके किसके अंदर ये आ गए, ये आपके यूएसएसआर की तरफ आ गए। और जो बाकी जो कंट्रीज थी वो यूएसए की तरफ चली गई। अब इसमें जो है, जैसे ये देखो, नाटो मेंबर पहला बता रखा जो येलो के अंदर है। फिर वार्सो पैक्ट मेंबर, वार्सो पैक्ट जो है यहाँ पे वो यूएसएसआर की जो एक संधि होती है, जो कि आगे इसमें बताया गया है कब साइन हुई थी। फिर अदर कम्युनिस्ट कंट्री जैसे यूगोस्लाविया, ये अपना जो है अलग रहती है, ना ये यूएसए की तरफ जाती है और ना ही ये यूएसएसआर की तरफ। अदर्स जो कि नेम के अंदर आई थी, जो नेम कंट्रीज थी, या फिर हम कहें कि जो है न्यू दोनों की तरफ ही नहीं थी, वो भी इसके अंदर दे रखी है। स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, आयरलैंड, फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, तो ये सभी कंट्रीज यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसके अंदर। आगे इसमें जैसे मैंने बात की थी अभी, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस हो गया था, तो यहाँ पे जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो चुका था, किसके द्वारा, ये हुआ था यूएसए की तरफ। अब इसमें यहाँ पे दे रखा फर्स्ट वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड कौन है, अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वर्ल्ड जो है इसमें बता रखे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड,
सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड जो कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अमेरिका की तरफ से जो है, जो अमेरिका का समर्थक था, वो यहाँ पे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को भी सपोर्ट करता था। तो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर जो येलो येलो का पार्ट है वो वाला, ठीक है। तो इसमें पूरा हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो ये जो है पूरा अमेरिका यहाँ पर ये है, और फिर ये ऑस्ट्रेलिया इधर आ जाता है, और ये जो वेस्टर्न कंट्री हमने अभी बात की ये जो सभी है, ठीक है। तो ये सभी वेस्टर्न कंट्रीज। और अब मैं जो है बात करूँ आपकी सेकेंड वर्ल्ड की, तो सेकेंड वर्ल्ड के अंदर कौन है, वो है आपके जो रशिया है, ठीक है, जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। थर्ड वर्ल्ड की जो थर्ड वर्ल्ड है उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कौन सा है, वो थर्ड वर्ल्ड है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि किसी भी कंट्री की तरफ नहीं था। उन्होंने कहा भैया ना हम यूएसए की तरफ है ना यूएसएसआर की तरफ है, हमें जो है अपना एक कंट्री रहने दो। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्रीज है बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो कंट्रीज है ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी। इंडिया है, इंडिया जो है आपको पता है 1947 के अंदर अंग्रेज़ों की जो गुलामी से अभी भी आज़ाद हुआ था। तो इसको पता था कि अगर किसी, जैसे अगर मैं बात करूं, यदि इंडिया ने मैंने अगर जैसे बात की कि इंडिया जो है वो रशिया की तरफ आ जाता है, तो होगा क्या, रशिया उसके ऊपर अब अपना वो कब्ज़ा कर सकता है, या फिर अमेरिका को जो है फ्यूचर में जाकर इंडिया को जो है वहाँ पर अटैक करके आधा आधा इंडिया डिवाइड हो जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी कंट्रीज़ में हुआ भी था बेसिकली ऐसा, वो हम आगे चल के बात करेंगे। इसी के साथ अभी समझा देते हैं चलो। तो वियतनाम है, आप इसमें देखोगे वियतनाम का एग्जाम्पल, ठीक है। वियतनाम इधर कंट्री है। फिर आप देखोगे एग्जाम्पल कोरिया का, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के अंदर जैसे डिवाइड हो गया था। और जो वियतनाम है वो भी आपका ईस्ट और वेस्ट या फिर नॉर्थ और साउथ के अंदर जो है वो डिवाइड हो चुका था वियतनाम, ठीक है। तो हमने ये अभी तक हमने ये बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, नेटो हमने बात की। तो यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हुई जिसमें 12 स्टेट जो है वो आए। अप्रैल 1949 को ये जो ट्रीटी है वो साइन हुई थी। इट वॉज एसोसिएटेड ऑफ 12 स्टेट, यहाँ पर दे रखा है, जिन्होंने विच डिक्लेयर दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। मतलब किसी भी कंट्री के ऊपर, जैसे यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज है इसके ऊपर किसी भी कंट्री के अंदर आर्म्ड अटैक होता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि अमेरिका की जो कंट्री है, अमेरिका के ऊपर ऐसा माना जाएगा कि अमेरिका के ऊपर हमला किया है तो अमेरिका वहाँ पर उसको बचाने आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे इन्होंने ट्रीटी साइन करके जो कंट्रीज है उनको अपनी साइड कर लिया था अमेरिका ने। अब मैं बात करूँ वार्सो पैक्ट, जो कि अभी हम बात करके आए हैं। वार्सो पैक्ट जो कि आपके जो यूएसएसआर था उसकी तरफ जो कंट्रीज थे उन्होंने साइन किया था। वार्सो पैक्ट वाज लेड बाय सोवियत यूनियन। यूएसएसआर को सोवियत यूनियन भी कहा जाता है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। यूएसएसआर एंड प्रिंसिपल फंक्शन वाज टू काउंटर नेटो फोर्सेस इन यूरोप, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। तो अब जो है बेसिकली और मैं अगर बात करूँ तो कुछ और ट्रीटीज़ जो है यहाँ पे ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन द वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट द यूनाइटेड स्टेट बिल्ट एन अलायंस सिस्टम। अब यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है उसने एक और जो है सिस्टम यहाँ पे बिल्ड किया जिसका नाम था सीएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड बाय हैविंग क्लोज रिलेशंस। अब उस समय जो है सोवियत यूनियन जो ये था, इसके जो बेसिकली आपको यदि बात करें तो ये जो नेम कंट्रीज़ थी, अब नेम कंट्रीज़ थी वो क्या थी, अलग अलग थी, इन दोनों से अलग थे ना, मतलब किसी के फेवर में नहीं थी। लेकिन फिर भी जो यूएसएसआर है उसका जो क्लोज रिलेशन देखने को हमें मिलता है इस बीच, कोल्ड वॉर के बीच में।
तो वो रिलेशन किसके साथ है? नॉर्थ वियतनाम के साथ है। नॉर्थ और ईस्ट नॉर्थ और साउथ के बीच में जो है वियतनाम बटा हुआ था। नॉर्थ कोरिया के साथ है और इराक के साथ है। तो नॉर्थ वियतनाम और नॉर्थ कोरिया और इराक, इन कंट्रीज़ के साथ सोवियत यूनियन का आपको हमें देखने को मिलता है। और यदि मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को भी जो है ठीक है, इसमें वैसे बताया नहीं गया, नेम की पॉलिसी अपना कर भी जो है आपको जो पाकिस्तान का जो समर्थन है, सपोर्ट है, वो आपको यूएसए की तरफ देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ तक बात की। अब बेसिकली यहाँ पे एक और चीज़ लिख रखी है कि यूरोप बिकम द मेन एरेना कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर। यूरोप है, जो यूरोप है वो यहाँ पे जो है मेन कॉन्फ्लिक्ट यूरोप जो है वो बना, क्योंकि यूरोप के अंदर ही बेसिकली हम देख सकते हैं कि यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ बटी हुई है। ठीक है, आधी वेस्टर्न की जो है यूएसए के साथ है, आधी अमेरिका के साथ है। ठीक है, तो हमने जो है अब यहाँ तक पढ़कर हमने इसको ख़त्म किया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को जो है अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं हम आगे आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब वही लिखा है। ठीक है, तो अब जो है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो मेन चीज़ यहाँ पे आ जाती है वो है कि येट द स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स इन गेनिंग एक्सेस टू। मतलब जो स्मॉलर स्टेट्स होती है, जो स्मॉलर कंट्रीज होती हैं, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, किसी भी कंट्री के लिए। अब जो है बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि जो कंट्रीज़ है वो इन कंट्रीज़ को अपने अंडर क्यों करना चाहती थी, तो यूएसए है, तो यूएसए जो है आपका फ्रांस हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, इन सबको कंट्रीज़ को अपने अंडर क्यों करना चाहती थी? क्योंकि वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स जो है वो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ है, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर तो ऑयल जो है वो मेन रिसोर्सेज है ही। ठीक है, और मैं यदि बात करूँ तो ये रीज़न हो सकता है वाइटल रिसोर्सेज को जो है अपने अंदर करने के लिए। टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन एंड ट्रूप्स। एक ऐसी टेरिटरी चाहिए जहाँ से जो सुपर पावर्स हैं वो अपने जो वेपन्स हैं वो लॉन्च कर सके। ठीक है, तो यदि बेसिकली मैं बात करूँ यहाँ पे ब्रिटेन है, या फिर यहाँ पर जो है आपका मैं कहूँ तो यहाँ पर जो है, चलो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का ही उसका बर्लिन का देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये बर्लिन वॉल है बीच में। अब इधर से कौन है, ये जो वेस्ट है आपकी, वेस्ट में अमेरिका की कंट्रोल है इस पे, अमेरिका का इस पर कंट्रोल है। तो यहाँ पर जो है अमेरिका ने इस पर कंट्रोल कर रखा है, तो अब यहाँ से जो है इसको आसानी रहेगी दूसरी कंट्री पर, जो यूएसएसआर की कंट्री है, उसके ऊपर अपने वेपन्स लॉन्च करने के लिए। तो इसीलिए जो है एक कंट्री के लिए ये जो है सुपर पावर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, छोटे जो स्टेट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, जहाँ से वो अपने जो है एक दूसरे पर नज़र रख सके कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही है उस कंट्रीज़ पर। ठीक है, ज़्यादा पास हो जाता है क्लोज रिलेशन। इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट many small allies together could help pay for military expansion। अब जो है उन कंट्री का एक जो है मैं बात कहूँ इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता है, जिससे कि आपकी जो मिलिट्री एक्सपेंशन करने में आपको मदद मिलती है। तो इस वजह से जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स इन गेनिंग एक्सेस टू वाइटल रिसोर्सेज, टेरिटरी और लोकेशन और इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर इतना ही। ठीक है, यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करना है। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो, क्योंकि मैं बेसिकली अभी नई शुरुआत कर रहा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब मैंने भी कंप्लीट किया 12th, तो मैंने जो है सारा सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है। तो वही मैं आपको जो है आसानी से, बहुत आसान भाषा के अंदर, जो मेरे को जैसा लगता है उस हिसाब से आपको समझाना चाहता हूँ। तो यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो मुझे बताइएगा।
और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों को हेल्प मिल सके। और यदि और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरे को सपोर्ट मिले कि हाँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।